हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है आज के फ्राइडे के नो योर कंपनी की। मार्केट्स का मूड बिगड़ा हुआ है, उस पर अभी आऊंगा मैं डिटेल में। मार्केट्स देख लेंगे अपन लोग। उससे पहले अपफ्रंट आईटी इंडेक्स लेकर आइए स्क्रीन पे। सब दिग्गजों के नंबर्स आ गए और इन्फी के कल शाम को आए नंबर्स पे अब आप आईटी इंडेक्स का रिएक्शन देखिए। स्क्रीन पर आएगा आपके 5% से ज्यादा का दबाव। कल इस इन्फोसिस के नंबर्स आए और दूसरा एलटीएम के, जिसे अपन कहते थे पहले एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। जब सब आईटी कंपनीज मिस कर रही थी अपने परफॉर्मेंसेस, इन्होंने शायद कह सकता हूँ डिलीवर करके दिया। लेकिन एलटीएम का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि मूड ओवरऑल आईटी का खराब है। पैसा निकल रहा है आईटी से। एलटीएम का स्टॉक डायरेक्टर साहब दिखा पाएंगे आप? वो भी 5% से ज्यादा दबाव के साथ अपने नंबर्स पे रिएक्ट करता हुआ। ये नहीं, अरे बाबा टासन एंड टुब्रो तो पेरेंट कंपनी है। एलटीएम या फिर एलटीआईएम करके आप अपने की करिए, मिल जाएगा आपको। वो खैर जब आएगा तब आएगा। तो आज एक काम करा, न्यूयॉर्क कंपनी में एलटीएम के सीएफओ विपुल चंद्रा सर को रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा। विपुल सर जुड़ चुके हैं। विपुल सर हाय, गुड आफ्टरनून। हेडलाइन के उस पार विपुल सर से चर्चा करेंगे इनके क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस और आईटी एज अ स्पेस के आगे के आउटलुक पर। पहले लेकिन दोपहर की टॉप हेडलाइंस। इन्फोसिस के कमजोर नतीजे और महंगे क्रूड ने बाजार का बिगाड़ा मूड। निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा फिसल कर 23,850 के पास आया। बैंक निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट नीचे। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज तेज गिरावट। इंडिया विक्स करीब 5% उछला। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कमजोर नतीजों के बाद 5% फिसला इन्फोसिस। जीएमआर एयरपोर्ट पर भी दिखा दबाव, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के बाद 6% से ज्यादा दौड़ा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। सीआईई इंडिया में भी मजबूती। वहीं कमजोर चार्ट वाले एम्फोसिस और फोर्स मोटर्स में गिरावट। पूरे आईटी सेक्टर का मूड खराब। 5% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। कोफोर्ज, टीसीएस, एलटीएम 4 से 6% की गिरावट। साथ ही मेटल, तेल और गैस और सरकारी बैंकों में भी प्रेशर। नतीजों के बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में तेज गिरावट। शेयर 3% फिसल कर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। आईईएक्स में भी रिजल्ट्स के बाद दबाव। नतीजों के बाद महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी 6% से ज्यादा की गिरावट। और भारतीय सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बुरी खबर। यूएस ने सोलर पैनल इंपोर्ट पर शुरुआती एंटी डंपिंग ड्यूटी तय की। भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले सोलर पैनल पर लगेगी ड्यूटी। वारी एनर्जीज, इंडो सोलार, विक्रम सोलार 2 से 4% तक नीचे। खैर पता नहीं खबर का रिजल्ट्स का कितना असर है, क्योंकि मार्केट्स का मूड अपने आप में वैसे ही खराब है। तो आप अच्छा भी डिलीवर कर दोगे तो आज पनिश ही हो रहे हो ज्यादातर। तो 1.25% की कमजोरी के साथ निफ्टी 300 अंक कमजोरी के साथ दिन के लोज के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 850 तक गए थे और उसी 860 के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है। तो 3 दिन बड़े पेनफुल चले गए। वेडनेसडे को जब वो सीज फायर एक्सटेंड हो गया है, 200 पॉइंट गिर गए थे। कल फिर 200 पॉइंट गिरे और आज 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है। कहां 24,600 वाला निफ्टी, कहां 23,800 की दहलीज पे आके खड़ा हुआ है। इस तरह से कोर्स करेक्ट कर गया है मार्केट। बहुत तगड़ा प्रेशर। और खैर ठीक है, ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसे ही है और कुछ हमारा अपना खामियाजा भुगत रहे हैं हम, क्योंकि कच्चा तेल अब तो 100 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। 100 तो पीछे छूट गया है। 105 के आसपास खड़ा हुआ आपको नजर आएगा क्रूड, और वो इंचअप कर ही चले जा रहा है। 105, 106, 105, 106 सुबह से वही है, डटा खड़ा हुआ है क्रूड। थोड़ी देर पहले जब साज वो सेंसेक्स में बैठा हुआ था तब 105 का नजर आया था। वापस $1 और इंचअप करके दिन के हाईज के आसपास $106 पे क्रूड वापस ट्रेड कर रहा है ब्रेंट के भाव।
रुपया एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पे। ये रोज सुबह चर्चा हो रही है पिछले 2 दिनों से कि आप कच्चे तेल पे नजर रखिए और कच्चे तेल का खामियाजा कौन भुगत रहा है, रुपया आज फिर कमजोरी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इंटरडे में कुछ रिकवरी प्ले आउट हो रही है क्योंकि उस समय पिछले थोड़ी देर पहले 0.3% तक का प्रेशर था, लेकिन प्रेशर में रुपया इस समय आपको नजर आ रहा है और ये चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया जब रुपया कमजोरी और धीरे धीरे 94 के ऊपर तो कन्विंसिंगली अब तो 95 की तरफ बढ़ रहा है, अगर समीकरण ऐसा ही रहे तो। और इस इकोनॉमी के कंसर्न्स के बीच, क्योंकि क्रूड उछल रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो एफआईआईएस को दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि मार्केट्स चल नहीं रहे हैं, गिर रहे हैं उल्टा, और रुपया कमजोर हो रहा है तो उनकी तरफ से थोड़ा सा आउटफ्लोज वापस आ रहे हैं। कल जैसे ट्रेडिंग सेशन में कल 3300 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईसी कैश में बिकवा ली, नंबर बढ़ रहा था, तो सबका असर है, सेंटिमेंट बिगड़ रहे हैं, वो दिख रहा है स्क्रीन पे। हमारे अपने रिजल्ट सीजन को लेकर इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि आईटी खासतौर पे एक हेवी वेट पॉकेट है। अपफ्रंट सारे आईटी दिग्गज के रिजल्ट्स आ गए हैं, सबने डिसअपॉइंट कर दिया है और कल इन्फी के डिसअपॉइंटमेंट के बाद ऑलरेडी पिटा हुआ इंडेक्स देखिए किस तरह से गिरे चले जा रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशन में 1500 पॉइंट, 5.25% आईटी इंडेक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अब आप वायदा के स्टॉक्स देखिए, इन्फोसिस जो अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है 5.5% कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हूं। मैं एलटीआई एम दिखाना चाहता था, इन्फोसिस देख लीजिए स्क्रीन पे, 5.5% दबाव है और सारे के सारे टॉप 10 लूजर्स में देखिए 2 छोड़ दीजिए, बाकी सब कुफोर्ज लाइए स्क्रीन पे। वायदा का टॉप लूजर 6.5% दबाव, ये वायदा की लूजर है। निफ्टी आईटी है, वायदा की लूजर इंडिविजुअल स्टॉक दिखाइए। कोफोर्ड 6.5% दबाव, एम्फेसिस 6% कमजोर, एलटीआई माइंट्री 6%, केपीआईटी टेक 5.5%, परसिस्टेंट 5.5%, इन्फोसिस 5.5%, टेक महिंद्रा 5.25%, टीसीएस 4.25%। ये टॉप 10 में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 छोड़े होंगे, बीच नहीं, एक भी नहीं छोड़ा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट छोड़ा बीच में मैंने, बाकी सारे 9 स्टॉक्स, 8 उनमें से आईटी। ये पेन है आईटी का इस समय। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए, बट ऑब्वियस और दिग्गज आईटी सारे के सारे आपको वे करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अदर देन दैट भी मामला कोई खास नहीं है। सारी सेक्टोरल पॉकेट्स दरअसल इन रेड इस समय कामकाज करती हुई, सिर्फ इकलौता ग्रीन दिख रहा है। अगर मैं देखूं तो आपका विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स वो वापस इंचअप करना शुरू हो गया है। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, नीचे रिलायंस अहेड ऑफ नंबर्स, हेवी वेट्स हैं, अच्छा खासा प्रेशर दिखाते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। तो स्क्रीन गड़बड़ है और एक दिक्कत हम सबके लिए, रिटेल के लिए, कि आज वो जो मेरा मूड का बैरोमीटर है, मिड कैप्स लेकर आइएगा 1.25% दबाव, स्मॉल कैप्स पेन में, और इनसे ज्यादा पेन नजर आएगा जब आप मार्केट ब्रेथ देखेंगे। तो मार्केट ब्रेथ थोड़ा बहुत रेजिलिएंट रही, आज मामला गड़बड़ा गया है। आज ये जो स्क्रीन पे आंकड़े देख रहे हो आप, 1:5 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एक बढ़ रहा है तो 5 स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्सेस वो मूड रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जो ब्रॉडर मार्केट दिखा रहा है आपको। 80% से ज्यादा स्टॉक दबाव में। तो आज सबके पोर्टफोलियोज पे एक नॉक शायद देखने को मिल रहा हो शाम को जब आप एसेस करेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला माहौल बन रहा है। खैर, मार्केट्स पे बाद में आगे बातचीत करूंगा। पहले विपुल चंद्र सर, सीएफओ एलटीएम के, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नंबर्स एक बार रखिएगा स्क्रीन पे एलटीएम के। कांस्टेंट करेंसी में आए, 1.4% बढ़ने की बात थी, 1.2% बढ़ी। इन लाइन कहूंगा मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। मार्जिन्स 100 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हुए, 16.1 वाले 15.1 पे आए, पर उसके पीछे ध्यान रखिए जनवरी 1 से कर्मचारियों की पार्शियल वेज हाइक्स ली थी, उसका असर मान के चल रहा था बाजार, तो वो मार्जिन से इसीलिए ज्यादातर दबाव देखने को मिल रहा है। पर स्टॉक का परफॉर्मेंस आप जानते ही हैं, 6% के आसपास नीचे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 5.5% दबाव के साथ एलटीएम भी ट्रेड करता हुआ। विपुल सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। जैसे मैं कह रहा था, Q4 की परफॉर्मेंस लार्जली कह सकता हूं इन लाइन है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, लार्जली आपने डिलीवर करके दिया। पहले क्या की ड्राइवर्स थे अक्रॉस वर्टिकल्स, ये ग्रोथ जो मिली, क्या ये ब्रॉड बेस्ड थी या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट्स ने आपके लिए बेहतर कर दिया, इसीलिए आप सेल थ्रू कर पाए? तो धन्यवाद मेरे को इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए। और मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारा पूरे साल ही फोकस रहा है ग्रोथ और एफिशिएंसी दोनों को साथ साथ आगे बढ़ाने का।
हमने लास्ट ईयर बात करी थी फिट फॉर फ्यूचर प्रोग्राम की, और उस प्रोग्राम के चलते हमने काफी अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसीज पे ध्यान दिया था। दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द मार्जिन्स। साथ में हम लोग अभी पूरा फोकस ग्रोथ के ऊपर भी बनाए हुए हैं, और आपने देखा होगा हमने लास्ट ईयर लार्ज डील्स ऑर्गेनाइजेशन एक अनाउंस किया था, और उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारे बड़े डील्स इस साल में जीते हैं। इस साल में हमने 6 बड़े डील्स जीते हैं जो 100 मिलियन से ऊपर के थे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े डील्स हमने इस साल में जीते हैं जो 100 मिलियन के थोड़ा नीचे थे, बट ओवरऑल हमारा जो ऑर्डर इनफ्लो है उसकी वजह से बहुत अच्छा गया है। और इस क्वार्टर में भी ऑर्डर इनफ्लो 1.7 बिलियन डॉलर्स का था। ओवरऑल पूरे साल के लिए हमारा ऑर्डर इनफ्लो 10.3% ऊपर गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसी वजह से हमने रेवेन्यू साइड में भी अपना कंटिन्यूअस एक मोमेंटम बनाए रखा था। क्वार्टर 4 में हम और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें टाइमिंग इधर-उधर हो गया है। बट गिवन द पाइपलाइन, गिवन द ऑर्डर बुक, हमारा कॉन्फिडेंस अगले साल के लिए भी अच्छा बरकरार है। ग्रोथ विपुल सर हमारा वो अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा, और हमारा कॉस्ट फोकस भी कंटिन्यू चलेगा। खैर वो ग्राफिक्स में चल भी रहा था, डील विंस ईयर ऑन ईयर 10% के आसपास का इंप्रूवमेंट, डील विंस स्ट्रांग रिपोर्ट करनी, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ऐसा हो रहा है विपुल सर कि जब आप नई डील्स बैक कर रहे हैं उसमें प्राइसिंग प्रेशर है, उसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो एआई डिफ्लेशन वगैरह वाली चर्चाएं चल रही थी, क्या ऐसा हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है प्राइसिंग और रियलाइजेशंस के फ्रंट पे? आप कैसे देख रहे हो स्थिति आगे जाते हुए? देखिए, प्राइसिंग प्रेशर कोई नई बात नहीं है। जहाँ मार्केट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ मार्केट में कॉम्पिटिशन तो हमेशा रहा है और रहेगा। प्राइसिंग प्रेशर हमेशा रहता है। प्राइसिंग कॉम्पिटिशन के साथ में डिटरमिन होती है, कॉस्ट हमारे हाथ में होती है। तो हम उसके हिसाब से अपना प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहेंगे, और वो हमने इस साल में दिखाया है कि वो पॉसिबल है, और आगे भी हमारे को कॉन्फिडेंस है कि हम वो अचीव कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन से डरने का कोई फायदा नहीं है। प्राइसिंग प्रेशर इज़ अ नोन फैक्ट, वो चलेगा। रही बात अगला साल कैसा जाएगा, हम लोग अभी सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगला साल भी हम लोग ग्रोथ के बारे में कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, मतलब एक आध क्वार्टर कभी ऊपर-नीचे हो सकता है, बट गिवन दैट अभी पूरी इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रही है, और हम लोगों ने भी इस साल में पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कंपनी में लाने का काम किया है, जिसमें हमने कल अपने अर्निंग्स कॉल में भी बात करी थी कि हमने एआई पिवट के अंदर अ, वे अपने बिज़नेसेस को, हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ को रीऑर्गनाइज़ करा है 3 बड़े वर्टिकल्स में टू ड्राइव द एफिशिएंसीज़। उसके अलावा बिज़नेस एआई हमने एक नया यूनिट क्रिएट किया है जो सिर्फ एआई बेस्ड बिज़नेसेस के पीछे जाएगा। इन सब चीज़ों के चलते अभी हम लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। और साथ-साथ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो तो रहेगा ही। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बजाय अगर हम पूरे साल की बात करें, तो उसके बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। दैट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एआई की बात आपने छेड़ दी विपुल सर, खैर आप जानते हो कि इंटरेक्शन में उसके बिना तो काम होता नहीं आजकल जब आईटी कंपनी से चर्चा होती है। सब कहते हैं भारत एआई स्पेंडिंग में लैग कर रहा है। अब ऊपर से वो एंथ्रोपिक का सरदर्द, वो क्लॉड, उसके नए नए प्लगइन्स, उसका इम्पैक्ट, आप कैसे देख रहे हो ये सब जो क्लाउड के नए नए वो प्लगइन्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है बहुत हद तक बिजनेस डिस्टर्ब होगा, बड़ा मुश्किल होगा आईटी कंपनीज के लिए जो अब तक एक लीनियर मॉडल पे ऑपरेट कर रही हैं। आप एआई का असर कैसे देख रहे हो इंडियन आईटी पर? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में हम लोग एआई में बहुत पीछे रह जाएँगे, ये कहना भी गलत है, बिकॉज़ एआई के 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो बेसिक इंटेलिजेंस एआई से आती है, जो एलएलएम्स और मॉडल्स और जो डेटा सेंटर्स और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है। उसमें इंडिया थोड़ा पीछे है। पर दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा जो पहलू है एआई का, वो एआई को कैसे यूज़ करना है किसी भी एक एंटरप्राइज़ के अंदर, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको समझ के उसमें एंटरप्राइज़ लेवल पे एआई को अडॉप्ट करने के लिए जो
जो कैपेबिलिटी चाहिए, वो कैपेबिलिटी में इंडिया कहीं पीछे नहीं है। और वही हम लोगों का फोकस है कि हम लोगों को अपने कस्टमर्स को हेल्प करना है। हम लोग उसको 3 सीज़ का फ्रेमवर्क बोल रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्सिटी या कॉन्टेक्स्ट, दूसरा कॉस्ट, बिकॉज़ एआई का जो आप जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी बिना कॉस्ट के नहीं है। अभी फिलहाल शुरू-शुरू में दैट कॉस्ट नोबडी इज़ चेकिंग, थोड़ा इग्नोर हो रहा है कॉस्ट, बट इस साल में हमारा व्यू है कि वो कॉस्ट भी सेंटर स्टेज पे आएगा। सो वी आर हम लोग उसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे एक कॉस्ट एफिशिएंट वे में एआई एडॉप्शन में हेल्प कर सकते हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट में एआई को अप्लाई कर सकते हैं, उनके बिज़नेस को समझते हुए उसमें एआई को कैसे अप्लाई करना है, वो काम कर सकते हैं। और तीसरा, एआई जब अडॉप्ट करता है कोई भी एंटरप्राइज, उसमें एक चेंज मैनेजमेंट बहुत जरूरी कंपोनेंट है। वो हमारा तीसरा सी है। हमारे को अपने कस्टमर्स के साथ में उनके ऑर्गेनाइजेशन में एआई एडॉप्शन को कैसे एक्सेप्ट करवाना है, कैसे उसको ड्राइव करना है चेंज मैनेजमेंट को, वो भी हम अपने कस्टमर्स के साथ में काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमारे को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है इस बार की डील विंस में भी। अच्छा, आपने कहा वो प्राइसिंग प्रेशर्स, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, दैट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सच है, प्रतिस्पर्धा तो हमेशा से रही है। अच्छा, ये क्वार्टर चलो मार्जिन्स दबाव में थे, मैंने अपफ्रंट मेंशन भी करा था कि शायद वेज हाइक्स लिए थे और हम मान के चल रहे थे कि मार्जिन्स इस बार दबाव में रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, क्योंकि और ये सब तब हो रहा है विपुल सर जब रुपए में इस तरह की कमजोरी थी जिसका बहुत अच्छा टेलविंड आईटी कंपनीज को मिल रहा है। क्या एक्सपेक्ट करूं या आप लोग एज अ सीएफओ आप पेंसिल इन कर रहे हो कि आगे चलते हुए FY27 में मार्जिन एक्सपेंशंस डिलीवर कर पाएंगे? हालांकि स्ट्रीट का फोकस तो इस समय अपनी अपनी जमीन बचाने पे है, तो रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस है, पर फिर भी मार्जिन एक्सपेंशंस को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो या ये बैटल थोड़ा सा टफ हो रहा है और मार्जिन स्क्वीज होते हुए शायद आगे नजर आए? ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है जो चलता रहेगा। एंड इसमें आपने जो कंपटीशन के बारे में भी सवाल पूछा था, वो भी एक कंटिन्यूअस प्रेशर है और ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, बिकॉज आपने कहीं भी एक तरफ स्लो किया तो दूसरी तरफ रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी, इन दोनों चीजों पे बराबर जारी रहेगा। उसका कितना इफेक्ट मार्जिन्स पे आता है वो अभी कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्जिन्स में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमारे को अपना एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स जो करने हैं वो भी हमारे अभी कंटिन्यूअसली चालू है। सो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए कि इतनी तेजी से चेंज होते हुए डायनेमिक एनवायरनमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो अभी से प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मार्जिन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो कहना मुश्किल है, पर मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हमारा जो फोकस है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पे वो बना रहेगा और हम लोग दोनों तरफ से बैलेंस करके एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, नहीं, मैनेजमेंट सारे कॉन्फिडेंट हैं विपुल सर, पर स्ट्रीट जो है ना एक फियर ऑफ अननोन है जिसको लेकर एकदम से मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। खैर, जब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी तो विपुल सर से वापस पैच करेंगे। विपुल सर, थैंक यू सो मच, डिसेंट नंबर्स डिलीवर करने के लिए भी थैंक यू सो मच इस टफ एनवायरनमेंट में। पर हाँ, आज अक्रॉस द बोर्ड पेन है, क्या करा जाए। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो पांचों आईटी दिग्गज के नंबर्स आ गए। एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। आईटी पेन में सोचा क्यों ना एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखूं। अब तक पांचों दिग्गज निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं सबके रिजल्ट्स आ गए। लाइए वो पहला ग्रिड स्क्रीन पे कांस्टेंट करेंसी में सिर्फ Q4 का परफॉर्मेंस, क्योंकि हम Q4 को भांप रहे हैं ना, पूरे साल को छोड़ देते हैं और सबके डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं। सिर्फ मैं एक्चुअल नंबर्स रख देता तो तस्वीर क्लियर नहीं होती, क्योंकि किसी ने अधिग्रहण कर रखा है, किसी के साथ कोई इश्यूज हैं। तो आपके सामने बगल वाली प्लेट में लिखा हुआ है कॉलम में एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल परफॉर्मेंसेस। टीसीएस ने रिजल्ट सीजन की शुरुआत करी थी, जब नंबर्स आए थे तो सबको डिसअपॉइंटिंग लग रहे थे। 1% एक्सपेक्टेशन के सामने 1.2% कांस्टेंट करेंसी में जंप दिया था। उसके बाद देखिए इन्फी, विप्रो, HCL टेक, और टेक महिंद्रा ने जाके फाइनली डिलीवर करा एक्सपेक्टेशंस पे। और एक और ग्रिड सामने रखा है, किस हद तक मार्जिन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर पाए। ये आपके सामने एक्सपेक्टेशंस और मार्जिन्स एक्चुअल। मार्जिन्स में दरअसल रुपए की बहुत सिग्निफिकेंट टेलविंड थी।
तो अगर कुछ दिक्कत थी भी तो सब बच गए, मार्जिन्स आपकी स्क्रीन पे। और डायनामिक्स सबके अलग, इसीलिए कोई इंटीग्रेशन कर रहा है, किसी का एक्विजिशन है, किसी के कर्मचारी में वेतन में बढ़त हो रही है, तो सबको एक पैमाने में कंपेयर करना गलत था, इसलिए एक्सपेक्टेशन के साथ ने रखा है। अब पांचों दिग्गजों के नंबर्स के बाद जो सिर्फ परफॉर्मेंस के बीच में पेकिंग ऑर्डर है ना, जिससे आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं अपफ्रंट, टीसीएस मेरे ख्याल से अपने साइज और स्केल के हिसाब से इस रिजल्ट सीजन Q4 में टीसीएस ने सबसे बेहतर नंबर्स दिए। उसके बाद टेक महिंद्रा दूसरा, कांस्टेंट करेंसी रख दीजिए प्लीज वापस। उसके बाद टेक महिंद्रा जिसने एक्सपेक्टेशंस को मीट करके दिखाया। तीसरे पायदान को लेकर मैं कंफ्यूज था क्योंकि विप्रो और इन्फोसिस दोनों ने डिसअपॉइंट करा था, पर फिर भी मैं विप्रो को पहले रख रहा हूं क्योंकि इन्फी से एक्सपेक्टेशंस थी और उसने बहुत सीरियसली डिसअपॉइंट कर दिया उस एक्सपेक्टेशन को, इसलिए चौथे पायदान पे इन्फोसिस है। और सबसे खराब नंबर्स इस क्वार्टर के HCL टेक ने डिलीवर करे। खराब सबके हैं, लेकिन ये शायद पेकिंग ऑर्डर होगा लॉजिकली Q4 परफॉर्मेंस का। इस नोट पर ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आज का फ्राइडे के आखिरी 1.5 घंटे का बेहद इंटरेस्टिंग कमाई का अड्डा देखिए। नमस्कार।